जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजों ने भारत में किस तरह से शासन करने की नींव डाली। क्योंकि जब प्रारंभ में अंग्रेज आए थे तो उनका फोकस सिर्फ व्यापार पे होता था, क्योंकि वो एक व्यापारी बन के आए थे। ठीक, तो आज हम समझेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अपने शासन करने की नींव डाली और भारत की राजनीति में किस प्रकार सक्रिय हुए। कहाँ से वो पॉइंट आता है जहाँ से अंग्रेजों ने शासन करने की शुरुआत की। आओ समझें। तो बात उस समय की है, लगभग 1550 के लगभग, 1750 के लगभग भारत में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से फैला हुआ था और मुगल साम्राज्य में बहुत ही बड़े बड़े महान शासक हुए, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन्होंने पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार कर दिया। फिर क्या हुआ, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में कोई भी एक अच्छा शासक नहीं आया जो पूरे मुगल साम्राज्य पे, जो पूरे भारत पे फैल चुका था, उस पर नियंत्रण कर सके, उसको अपने कंट्रोल में कर सके। कोई भी शासक नहीं आया औरंगजेब के बाद। तभी मोहम्मद शाह, एक शासक मुगल बादशाह था, उसके समय मौर्य साम्राज्य से 3 प्रांत अलग हो गए। कौन कौन से 3 प्रांत थे? अवध, हैदराबाद और बंगाल। अवध का उस समय सूबेदार हुआ करता था शहादत खान। तो शहादत खान ने अवध प्रांत को मुगल साम्राज्य से तोड़ लिया, अलग कर लिया और कहा कि अब हम यहाँ के नवाब बनेंगे और ये मेरा जो अवध प्रांत है ये मुगलों के अधीन नहीं है, ये बिल्कुल एक स्वतंत्र प्रांत है। तो अवध को शहादत खान ने अलग कर लिया मुगल साम्राज्य से, और निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को अलग कर लिया और हैदराबाद का निजाम बन गया। और मुर्शीद कुली खान ने बंगाल प्रांत को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया। और ये सब मुगलों की कमजोरी का ही कारण था, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो पूरे भारत पे कंट्रोल कर सके, योग्य थे नहीं। क्योंकि फिर क्या हुआ, अवध और हैदराबाद के बारे में हम आगे समझेंगे कि कैसे कैसे अवध में शासन हुआ और उसके बाद कौन कौन से राजा आए शहादत खान के बाद, और हैदराबाद में क्या क्या हुआ उसके बारे में बाद में समझेंगे। अब बात करते हैं बंगाल के बारे में, क्योंकि बंगाल से ही अंग्रेजों ने भारत में शासन करने की नींव डाली थी। बंगाल से ही, पहले वो केवल व्यापारी होते थे। लगभग 1639 में अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेज क्या मतलब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भारत आई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो भारत में आई कंपनी थी, वो एक व्यापारिक कंपनी थी और उसका मेन फोकस होता था हमें व्यापार करना है अच्छे से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो उसने व्यापार करने के लिए वे लोग जो अपने व्यापारिक केंद्र बनाते थे, व्यापारिक कोठियां बनाते थे, वे ज़्यादातर वो समुद्र तटीय इलाकों में बनाते थे। जैसे सूरत हुआ, मुंबई हुआ, बंबई और मद्रास हुआ, केरल के पास कालीकट जगह थी, वहाँ पे कोच्चि वगैरह वो हुआ, और इधर बंगाल के पास एक कोलकाता जगह थी जहाँ जो समुद्र तट के किनारे थी। इसलिए वो क्या करते थे कि बंगाल के पास में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करना चाहते थे, और इन यहाँ पे सूरत में, मुंबई में, मद्रास में और केरल के पास यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। जिससे होता यह था कि ये पूरे भारत में जगह जगह से व्यापारी इनके जाते थे और कच्चा माल को लेके अपनी कोठियों तक पहुँचाते थे, जो इनकी बड़ी बड़े किले बने होते थे मद्रास में, मुंबई में, और वहाँ से माल को अच्छे से पैक करके, लोड करके और ब्रिटेन भेजा जाता था पानी वाले जहाज़ों के द्वारा, क्योंकि तब वही व्यवस्था थी। तो इसलिए वे समुद्र तटीय इलाके ही पसंद करते थे अंग्रेज व्यापारिक कोठियाँ बनाने के लिए। फिर हुआ ये कि जब बंगाल को मुर्शीद कुली खान ने अलग कर लिया मुगल साम्राज्य से, उस समय राजा था मुगल में मोहम्मद शाह, उससे अलग कर लिया और बंगाल की राजधानी बना दी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाई। उसके बाद बंगाल का नवाब बना अलीवर्दी खान। फिर नवाब बना अलीवर्दी खान का पुत्र था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला एक अच्छा शासक था, एक अच्छा नवाब था बंगाल का। तभी हुआ ये कि अंग्रेज सिराजुद्दौला के पास गए, क्योंकि अंग्रेजों को एक व्यापारिक कोठी स्थापित करनी थी यहाँ पे कोलकाता में, बंगाल में। जो बंगाल में होता, कोलकाता बंगाल में है
और बंगाल प्रांत था सिराजुद्दौला के अधीन। तो सिराजुद्दौला से उनको इजाज़त लेनी थी अंग्रेजों को कि हमें एक आप किला बनाने दीजिए। और वो किला का नाम था फोर्ट विलियम, क्योंकि विलियम उस समय राजा थे वहाँ पे इंग्लैंड में, तो उनके नाम पे ये फोर्ट विलियम किला एक बनाना था। तो अब अंग्रेज गए सिराजुद्दौला के पास कि हमको एक किला बनाना है बड़ा सा। तो सिराजुद्दौला ने पूछा क्यों बनाना है? कहते हैं वो व्यापार करते हैं तो जगह जगह से कच्चा माल ला के वहीं पे रखते हैं, स्टोर करेंगे, क्योंकि अब कभी बारिश होने लगती है, कभी कुछ होने लगता है, तो इसमें कच्चे माल की सुरक्षा के लिए और मतलब जो स्टोर करने के लिए जो स्टोर बनाया गया था वो था इनका बंगाल के पास एक किला बनाना था इनको। तो कहा एक स्टोर बनाना है जो जिसमें जहाँ से हम अपने माल को जहाज में लाद देंगे और वो इंग्लैंड पहुँच जाएगा, ब्रिटेन पहुँच जाएगा, और वहाँ से जो बना बनाया माल आएगा, जैसे कपड़े हुए या कुछ चीनी वगैरह थी, तो जो आएगा बना बनाया माल उसको हम भारत में इसी बंदरगाह पे उतार लेंगे और यहीं कोठी पे रख के फिर उसको बेचेंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा हाँ ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, बना लो जाके जाओ। तो अब किला बनाने की जिम्मेदारी थी रोज़ा ड्रैक की। किसकी जिम्मेदारी थी? रोज़ा ड्रैक की। ये कॉन्ट्रैक्टर था वहाँ का, अंग्रेज था। फिर हुआ ये कि रोज़ा ड्रैक किला बनाने के लिए चला, और इधर क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने कहा था रोज़ा ड्रैक से कि हाँ किला बना लेना ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किले की जो दीवारें होंगी वो ज़्यादा मोटाई की मत बनाना कि बहुत मोटी मोटी बना दो, क्योंकि वो युद्ध के समय इस्तेमाल होते हैं और तुम्हें युद्ध थोड़ी करना है, तुम्हें तो व्यापार करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बना लेंगे, जितनी आप महाराज आप जितनी बताओ उतनी करेंगे, ज़्यादा नहीं। कहते हैं हाँ ठीक है जाओ। और कहते हैं हाँ एक बात और, हाइट थोड़ी लिमिट में रखना, ज़्यादा नहीं कि बहुत ऊंची तक कर दो, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई फिर युद्ध के समय काम आएगी, ठीक है, कि कोई चढ़ ना सके इस ढंग से। और तुम्हें तो व्यापार करना, ज़्यादा ऊंची नहीं। कहते हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा ऊंची नहीं होगी, जैसे ही कह रहे हो वैसे ही होएगी। तो उसके बाद अब चले, इधर क्या हुआ, सिराजुद्दौला के परिवार में ही बंगाल की राजगद्दी को लेके, कुर्सी को लेके आपस में पारिवारिक लड़ाई चल रही थी, क्योंकि इनकी एक चाची थी घसीटी बेगम, जो चाहती थी कि हम रानी बने, हम बंगाल की नवाब बने, और सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का पुत्र था, तो ये तो राजा था ही, नवाब था ही। और इन्हीं के परिवार में थे एक राजवल्लभाचार्य, ये भी चाहते थे कि हमें मिले सत्ता बंगाल की, कि बंगाल के हम नवाब बने, और घसीटी बेगम चाहती थी कि हम नवाब बने, और सिराजुद्दौला तो पहले से ही नवाब था। तो इनके परिवार में ही काफ़ी लड़ाई थी, रंजिश चल रही थी। तो इनका सिराजुद्दौला का पूरा ध्यान लगा हुआ था अपने पारिवारिक लड़ाई पे। तब तक इसका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया बहुत अच्छे से। उनको लगा कि इधर तो ये सिराजुद्दौला तो व्यस्त है, अपने पारिवारिक मामले निपटा रहा है, तब तक ऐसा किया जाए कि आओ किले की दीवारें खूब मोटी बना लो, और किले की दीवार जो है वो खूब हाइट पे कर लो, खूब ऊंचाई बढ़ा दो उनकी। और ये सब मतलब इनको पता नहीं था सिराजुद्दौला, क्योंकि ये अपने मामले में लगे थे, अपना लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी लड़ाई, एक घसीटी बेगम और राजवल्लभाचार्य के साथ इधर बिजी थे। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने किलेबंदी भी शुरू करा दी, मतलब किला होता है उसके चारों तरफ बाउंड्री भी करवाने लगे, और बाउंड्री बहुत ऊंचाई पे और बहुत मोटी दीवारें, बहुत मजबूत बाउंड्री बनवाने लगे। और ये बाउंड्री क्या होता है, चलो पहले समझते हैं किलाबंदी क्या होता है। किलाबंदी ऐसा होता है जैसे कोई किला है, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाती है, वो भी बहुत हाइट पे, ऊंचाई पे, और बहुत मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, और उस पर तोप लगाने के लिए चारों तरफ रास्ते मतलब जगह दी जाती है कि यहाँ पे तोप लग जाएगी ऊपर ही, क्योंकि जिससे भी जब युद्ध होएगा तो कोई भी विपक्षी सेना सीधे डायरेक्ट महल के अंदर नहीं घुस सकती है, वो वहीं पे रोक दी जाएगी बाहर ही, क्योंकि किलेबंदी चारों तरफ बंद है। इसलिए क्या हुआ फिर किलाबंदी करा ली और तोपें भी लगा दी। अब जैसे बात पता चली सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला का मूड खराब। अब उसने कहा कि अंग्रेजों ने तो पहली बात वादा कर गए थे कि हम कुछ नहीं करेंगे, अब इधर दिमाग खराब सिराजुद्दौला का। अब सिराजुद्दौला ने कहा अपने सैनिकों से कि सेना चलो, तुरंत अपनी सेना को लिवाया और तुरंत फोर्ट विलियम पर चढ़ाई कर दी, और जाके फोर्ट विलियम की पूरी दीवारें तोड़ डाली, जितनी किलाबंदी कराई थी सब तोड़ के तहस नहस कर दिया। क्योंकि उस समय सिराजुद्दौला के पास अच्छी खासी सेना थी, लगभग 1 से 1.5 लाख फौज थी, और सिराजुद्दौला के पास छोटे आकार की तोपें भी थी, जिनका उस युद्ध में बहुत होता था और बहुत हेल्पफुल होती थी, क्योंकि छोटे आकार की जो तोपें होती हैं उनको कैरी करना आसान होता है, उनको आसानी से ले जाते हैं, और काफ़ी संख्या में थी तो इनको बढ़िया लगा के युद्ध में, और किले के बाहर पूरी दीवारें इनकी चारों तरफ की तोड़ दी, जिससे और फिर क्या किया,
एक किले के अंदर जो वो फोर्ट विलियम बनाया था, उसी के अंदर 146 अंग्रेजों को जिंदा पकड़ा और पकड़ के बंदी बनाया। और बंदी बनाने के बाद में कोलकाता के पास ही एक जगह थी जहाँ पे उनको सबको लाए, और वहाँ पे एक कमरा था छोटा सा जिसमें लगभग 40 लोग बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आ सकते थे। उस छोटे से कमरे में 146 लोगों को ठूस ठूस के भरा, ज़बरदस्ती घुस नहीं रहे थे, फिर भी डंडा डाल डाल के उसमें हिला हिला के, भाला डाल डाल के, इस हिसाब से उसमें मतलब ज़बरदस्ती भरा। और भरने के बाद में जो उसका गेट था उसको लॉक कर दिया और रात भर के लिए छोड़ दिया। आप समझो, जगह 40 लोगों की, घुसे हैं 146 लोग, एक के ऊपर एक, कोई समझो दब दब के दम घुटने से, ऑक्सीजन की कमी होने से, उसमें से केवल 23 लोग जिंदा बचे सुबह। और ये 23 लोग कौन वाले जिंदा बचे? जो ऊपर थे, जिनको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत छेद मिल गया, वहां से अपना सांस ले रहे थे बस। बाकी सब लोग क्या हुआ, 123 लोग मर गए और बचे कितने? बचे केवल 23 लोग जीवित बचे। इसी में क्या हुआ, इसी में एक इतिहासकार फंस गया था। जैसे कोई ग्रुप चल जाता है ना कहीं पे, जैसे कोई कंपनी जाती है, ग्रुप जाता है, ये व्यापारी जाते हैं, तो पहले होता था ये कि उनके साथ में बढ़िया एक गाने बजाने वाला, मनोरंजन करने वाला, इस ढंग से खाना बनाने वाला, इसी ढंग से एक इतिहासकार होता था जो सब लिखता था कि हमारी कंपनी ने आज ये किया, हमारी कंपनी आज इतने लोग मतलब इतना व्यापार किया, मतलब पूरा सब ब्यौरा लिखते थे, तो इतिहासकार होते थे। तो इनके साथ में एक इतिहासकार था जिसका नाम था हॉर्नबिल। ये इतिहासकार था, ये भी उसी में अंदर गया था, 146 लोगों में, ये भी पकड़ा गया था, लेकिन ये 23 लोगों में जीवित बच गया। और ये घटना जो थी पूरी, जो 40 लोगों के कमरे में 146 लोगों को डाल के और रात भर रखा था, इस घटना को कहते हैं ब्लैक हॉल की घटना, मतलब काल कोठरी की घटना। ये कोठरी काल के समान समझ में आ रही थी उनको, अंग्रेजों को। और ये घटना हुई थी 20 जून 1756 में। ब्लैक होल नहीं, ब्लैक हॉल, ठीक है। ब्लैक होल तो वो जियोग्राफी का टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है। अब हॉर्नबिल जब इसको सुबह छोड़ा गया कि भैया चलो चलो खाली करो, अब देखा उसमें खाली का करो, उसमें सब 123 लोग मरे पड़े हैं, केवल 23 लोग बचे हैं, उसमें भी सब मरे जा रहे थे, वो भी थोड़ी देर रोक देते तो वो भी खत्म हो जाते। हॉर्नबिल जैसे निकला तुरंत भागा मद्रास, और मद्रास गया, कहता है चलो चलो चलो, हमें सब पहले ब्रिटेन जाना है, पहले घर पहुंचना है, जीवन जिंदा बचे किसी तरह। अब जल्दी से ब्रिटेन गया और ब्रिटेन जाके बताया, अरे बहुत खतरनाक है सिराजुद्दौला, समझो छोटे से कमरे में 146 लोगों को अंदर रखा और रात भर रखा, केवल 23 लोग जिंदा बचे हैं। अब वहाँ इंग्लैंड में सब लोग पूछे, अच्छा भैया तुम कैसे जिंदा बचे, तुम बताओ, अपने हाल तो बताओ, तुम जिंदा कैसे बच गए, तुम्हारा का हाल रहा है। तो उसने बताया कि ऐसा हम भी मर जाते, लेकिन इतनी बस अच्छी बात हुई कि जब हमें सबसे लास्ट में डाला गया उसमें, और हम जब पहुंचे तो बिल्कुल ऊपर पहुंचे थे, एक छोटा सा छेद था, तो हम उसी में सांस ले रहे थे, फुसफुस करके वहीं से सांस ले रहे थे छोटे से छेद से, तो बस इसी तरह जिंदा बचे हैं। तो हॉर्नबिल ने जब इनको बताया, इंग्लैंड में जानकारी दी कि काल कोठरी घटना के बारे में, जबकि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि यह सत्य घटना है, ऐसा नहीं हुआ था, हॉर्नबिल ने अपनी तरफ से बताया था, लेकिन ज़्यादातर यही प्रमाण है कि हुई थी ये घटना। फिर क्या हुआ, हॉर्नबिल ने जब इंग्लैंड में बताया तो इंग्लैंड से रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास का गवर्नर था, इसको संदेश भेजा गया, इसको बताया गया कि रॉबर्ट क्लाइव तुम जाओ कहाँ पे, कोलकाता, और देखो जाके तुम बंगाल जाओ और सिराजुद्दौला से देखो जाके, और जरूरत पड़े तो युद्ध भी कर देना, देख लेंगे सिराजुद्दौला कौन है। अब रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 4000 सैनिक लिवाए, जो 3-4 सैनिक थे, और पहुंचे कि चलो ब्रिटेन से तो आदेश है, ये पैसा रुपया मिल ही गया है, सेना भी आ जाएगी, और चलो आज युद्ध कर देंगे, अगर ना माना तो पहले बातचीत करेंगे, नहीं तो नहीं होगा तो फिर युद्ध कर दिया जाएगा। अब जैसे पहुंचे बंगाल, कौन पहुंचा, रॉबर्ट क्लाइव, और जैसे ही देखा 1.5 लाख फौज, लंबे लंबे किले की दीवारें, पूरे किले पे चारों तरफ तोपें लगी हैं, और सेना को देख के रॉबर्ट क्लाइव पूरी तरह से डर गया, कहता है बहुत खतरनाक है सिराजुद्दौला, इतनी बड़ी सेना, इसने इतनी बड़ी सेना नहीं देखी थी भारतीय शासक के पास, क्योंकि ये आया था इधर मद्रास में, इधर छोटे छोटे राजा थे, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, और सिराजुद्दौला के पास काफ़ी बड़ी सेना थी, क्योंकि बंगाल प्रांत काफ़ी बड़ा था उस समय, बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब एक ही था उस समय। आप समझो रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग खराब कि यार इतनी बड़ी सेना, इससे लड़ेंगे कैसे, हम तो 4000 हैं, ये 1.5 लाख हैं,
और इनके पास तोपें भी हैं छोटी छोटी, हम कैसे लड़ेंगे इनसे। रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग, और रॉबर्ट क्लाइव जो एक व्यक्ति था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही योग्य था। वो मतलब सैनिक नहीं था वो, एक तरह से कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, लेकिन योग्य बहुत था वो, दिमाग बहुत लगाता था। उसने कहा कि ऐसा ना किया जाए, लड़ तो पाएंगे नहीं, इतना उसको समझ में आ गया कि कुछ भी हो जाए सिराजुद्दौला की सेना से मुकाबला तो हो ही नहीं सकता, लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी सेना है, तुरंत हरा देगी। अब इसने दिमाग लगाया, इसने कहा कि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ काम कर ही लिया जाए, बंगाल लौटेंगे थोड़ी। तो इसने किया क्या, सिराजुद्दौला का सेनापति था, नाम था मीर जाफर, उसको रिश्वत देके अपने में मिला लिया, उसको रिश्वत दे दिया। और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दी। इन्हीं कुछ गद्दारों के कारण अपना देश का यह हाल हुआ। कुछ गद्दार हुए, बहुत सारे गद्दार हुए भारत में, जिनमें से 3-4 में से मीर जाफर भी बहुत प्रमुख है, ये समझ लो। इसने बहुत बड़ी गद्दारी की, अंग्रेजों का साथ दिया और सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। और रॉबर्ट क्लाइव ने इसको पैसों का लालच दिया, दूसरा इसको लालच दिया कि तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे, अगला नवाब तुम, बस किसी तरह सिराजुद्दौला को हमारे रास्ते से हटवाओ। अब मीर जाफर बिल्कुल तैयार कि हाँ राजा बन जाएंगे, क्या दिक्कत है, अब तो सेनापति हैं अभी। अब हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव ने फिर, अब जब सेनापति किसी सेना का गद्दार हो गया, गद्दारी करेगा, तो फिर अब युद्ध कैसा होगा आप खुद ही समझ लीजिए। अब हुआ ये युद्ध में, एक तरफ प्लासी के मैदान में, ये हुगली नदी है जो बंगाल में, जो ये गंगा नदी होती है, ये यहाँ पे बंगाल में जाती है, उसका नाम हुगली हो जाता है। और इस नदी के पास ही एक मैदान है, प्लासी का मैदान, वहाँ पे दोनों सेनाएं आमने सामने, एक का नेतृत्व कर रहा है सिराजुद्दौला और दूसरी का नेतृत्व कर रहा है जो अंग्रेजों की सेना है उसका रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला के साथ में ही है मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर। अब दोनों सेनाएं आमने सामने, सिराजुद्दौला की सेना है लगभग 1.5 लाख। अब पूरी तो नहीं लेके आया था क्योंकि पूरी थोड़ी जाती है कोई युद्ध में, मतलब फिर भी समझो कि 20-25-30 हज़ार थी सेना। अब उधर रॉबर्ट क्लाइव थोड़ी लेके आया था, 3,000 लगभग 3,500-4,000 सेना थी रॉबर्ट क्लाइव की। अब एक था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन समस्या ये थी, अब बताओ अंग्रेजी सेना का बिल्कुल मनोबल डाउन था कि 25,000 से लड़ना है और उसमें भी 1-2 कम पड़ेगा तो फिर आ जाएगी पीछे से रीइंफोर्समेंट फोर्स जो होती है, जो पीछे के लिए होती है, वो भी आ जाएगी। अब इनका दिमाग खराब था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि पहले ही मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था, पैसा देके, लालच देके कि तुमको अगला नवाब बना देंगे। अब उसी युद्ध के मैदान में क्या होता है, सिराजुद्दौला देखा कि 3,000 सैनिक हैं, तो मीर जाफर सिराजुद्दौला से कहता है कि महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये युद्ध आपके लड़ने लायक थोड़ी है, जाओ आप जाओ, हम देख लेंगे इसको, अभी आ रहे हैं निपटा, खाना पीना कर रहे हैं आगे, चलो तुम चलो घर, हम आ रहे हैं। इस ढंग से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से कहा, सिराजुद्दौला को भी लगा हाँ यार 3,500 आदमी सैनिक हैं, इनको निपटाने में तो अभी मैं 2-4 हज़ार सैनिक मिलकर निपटा देंगे, काम खत्म, और चलो अभी आ रहा हूँ निपटा के। कौन? मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर तो पहले ही मिल चुके थे। अब जैसे सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान से पीछे मुड़ा, उसके पीछे मीर जाफर ने अपने खुद के 100 सैनिक लगा दिए कि जाओ। अब मीर जाफर तो मिल चुका था अंग्रेजों से, अब मीर जाफर ने अपने 100 सैनिकों से रास्ते में ही घर नहीं पहुंच पाया, कौन? सिराजुद्दौला, और इसको रास्ते में ही इसकी हत्या करा दी सिराजुद्दौला की। किसने करा दिया? मीर जाफर ने। अब जैसे सिराजुद्दौला की हत्या हुई और ये चीज जब सेना में पता चली, और उधर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर जाफर। और मीर जाफर ने अपनी सेना को रोक के रखा था, युद्ध नहीं करना है, चलो रुको, क्योंकि सेना में एक रूल होता है, सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, जो सीनियर कहेगा वही करना पड़ेगा, आज भी ये नियम है। अब पूरी सेना मीर जाफर के पास, अब सिराजुद्दौला की हत्या हो चुकी है, और कराई किसने? मीर जाफर ने, अंग्रेजों के कहने पर। इतना बड़ा गद्दार था ये। फिर क्या हुआ, अब जब सेना युद्ध में लड़ी नहीं रही है तो अंग्रेजों की विजय निश्चित है। इस प्रकार अंग्रेज युद्ध जीत गए, रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत गया। युद्ध हुआ नहीं कायदे से, थोड़ा बहुत हुआ ही नहीं था, बस छल कपट षड्यंत्र के दम से यह युद्ध, प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों ने जीत लिया, और सिर्फ इस गद्दार की वजह से। और इसने गद्दारी की और यह युद्ध पूरी तरह से अंग्रेजों ने जीत लिया, और बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
और बंगाल पर अधिकार होने के बाद में जैसा अंग्रेजों ने कहा था, किसको, मीर जाफर को अपना नवाब, उस बंगाल का नवाब बना दिया। अब नवाब बनाया तो मतलब कठपुतली की तरह काम करेगा अभी ये, क्योंकि बनाया था उन्होंने। और फिर दूसरी बात, अंग्रेजों की अभी तक खास रुचि थी नहीं शासन करने में, यहां से तो नींव पड़ रही है। आप ये देखिए, यहां से नींव पड़ रही है, अंग्रेज बस नए, अंग्रेजों ने अभी राजनीति में प्रवेश करना शुरू किया है। अभी तक उनको राजनीति से मतलब नहीं था, अरे करो जाके, हमें पैसा चाहिए, बस ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे बस उतना ही बहुत है, जितना ज्यादा अच्छा माल बेच लें, जितना ज्यादा कच्चा माल भारत से निकाल के अंग्रेज ब्रिटेन ले जाएं, ये चाहते थे अंग्रेज। यहां से अंग्रेजों की नींव पड़ी, यहां से अंग्रेजों ने सोचा कि हाँ अब हम भारत में शासन भी कर सकते हैं, किस तरह से। तो बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ और अंग्रेजों ने मीर जाफर को राजा बना दिया, नवाब बना दिया। और फिर मीर जाफर को नवाब बनाते ही मीर जाफर बहुत खुश कि अब तो भैया अभी तक सेनापति, अब नवाब, बंगाल का नवाब कौन, मीर जाफर। बड़ा खुश। अब इसी खुशी में खूब धन दौलत, पैसा रुपया सब बांटा अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था उसको। खूब पैसे दिए अंग्रेजों को, खूब धन दिया। और इसी बीच अंग्रेजों ने एक काम किया, अंग्रेजों ने एक लाइसेंस ले लिया, जिसको दस्तक प्रणाली कहते थे। लाइसेंस था व्यापार करने का, मतलब उसका मतलब होता था दस्तक प्रणाली में कि अंग्रेजों पे व्यापार करने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बंगाल में अंग्रेजों पर व्यापार करने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि भारतीयों पे लग रहा था वो टैक्स। अब समझो, ये चीज बहुत बुरी तरह से बहुत नुकसानदायक साबित हुई, किसके लिए, भारतीय व्यापार पर। कैसे, आप समझिए, भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ था, मतलब भारत के पास मशीनें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। यहाँ पे जो था सब हाथ से होता था। जुलाहे लोग अपने कपड़े बनाते थे उनको, और चरखा काट के सूत बनाया जाता था, इस हिसाब से सब काम चलता था। तो भारत के कपड़े जो होते थे वो उतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे दिखने में, जो भारत में जो कपड़े बनते थे खादी वगैरह। और अंग्रेज जब कपड़े बना के लाते थे तो वहाँ पे मशीनों से होता था सब काम, तो वहाँ पे मशीनों से होता था तो काम ज़्यादा अच्छा होता था। तो पहले से ही अंग्रेजों का जो काम था वो अच्छा था, मतलब कपड़े अच्छे थे, और भारतीयों का जो काम था कपड़े थे वो अच्छे नहीं थे। अब समझो, ये टैक्स वाला सिस्टम, अंग्रेजों पे टैक्स नहीं लगा। अब जब किसी चीज पे टैक्स हटा दिया जाता है तो वो चीज सस्ती होनी फिक्स है। आज भी भारत में किसी भी चीज पे अगर टैक्स कम कर दिया जाए तो वो चीज सस्ती हो जाती है, और किसी पे टैक्स बढ़ा दिया जाए तो वो चीज महंगी हो जाती है। आज भी होता है, टैक्स बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो अंग्रेजों पे कोई टैक्स नहीं, भारतीयों पे टैक्स था। भारत के कपड़े पहले से ही थोड़े से उनके कंपेरिजन में कम अच्छे थे, और अंग्रेजों के कपड़े अच्छे थे। इस प्रकार भारत का व्यापार जो था महंगे भी होने लगे और खराब भी होने लगे। तो भारतीय लोगों ने भारत के कपड़े नहीं लिए। भारत के कपड़ों का ज्यादा मतलब, भारत की मेंटेलिटी क्या है, भारत के लोगों के, अपने यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी क्या है, मेंटेलिटी ये है कि सस्ता मिले थोड़ा। तभी तो आज चाइना का जो मेड इन चाइना चीजें हैं वो ज्यादातर बिक जाती हैं। क्यों? क्योंकि सस्ती हैं। और भारत की जो कोई ओरिजिनल चीज है तो वो महंगी पड़ जाती है। आप टॉर्च लेने जाएंगे तो जो चाइना की टॉर्च है वो सस्ती पड़ेगी और मल्टीपल काम करेगी, का वो पंखा भी चलता हो टॉर्च भी हो, इस ढंग की मिलेगी। तो आदमी को लगता है यार लाइट भी है, पंखा भी चल रहा है तो ठीक है। और जो अपने यहाँ की कंपनियां हैं तो वो टॉर्च महंगी बनाएंगी, कोई भी चीज़ हो। तो भारत के लोगों की मेंटेलिटी शुरुआत से ऐसी थी, सस्ती मिले, अच्छी मिल जाए, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। तो बस भारतीय व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। किस नीति से? दस्तक प्रणाली से, क्योंकि इसमें अंग्रेजों पर टैक्स खत्म हो गया और भारतीयों पर टैक्स उतना ही था। फिर क्या हुआ, खूब जितना धन होता था बंगाल का ज्यादा से ज्यादा सब कहां जाता था? मीर जाफर किसको देता था? मीर जाफर देता था अंग्रेजों को कि ले जाओ जाओ, तुम्हें राजा बनाया भैया, ले जाओ। अब होने ये लगा कि प्रजा धीरे धीरे नाराज होने लगी, किससे? मीर जाफर से। और मीर जाफर ने ज्यादा मात्रा में धन देना जारी रखा। फिर मीर जाफर को भी समझ में आया कि यार ज्यादा धन दे रहे हैं हम, इतना नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को धन देना कम किया, जितना पहले देता था उतना कम किया, उससे थोड़ा सा कम किया, अंग्रेज भड़क गए। कहते हैं ये क्या हो रहा है, हमने तुमको राजा बनाया, आप पैसा कम का आ रहे हो, उतने आओ चाहिए जितना पहले आ रहा था। इस प्रकार फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी गद्दी से हटा दिया। और इसके बारे में फिर आगे हम समझेंगे आगे की वीडियो में, क्योंकि उसमें बक्सर के युद्ध के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जय हिंद।